हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रेगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 42 जो कि है रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं रेलवे के। ठीक है ना। तो चैप्टर 40 तक हम लोग 41 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 42 करेंगे। शीर्षक है पंचायती राज। ठीक है ना। पंचायती राज से जितने भी रेलवे में पूछे गए हैं आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये देखिए, पॉइंट नंबर 1 पंचायती राज से क्या कहता है। पॉइंट नंबर 1 कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षा से संबंधित है। तो याद रखेंगे, आर्टिकल 243 जो है वो संबंधित है पंचायतों के लेखाओं और संप्रेक्षा से संबंधित है। देखिए, एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है, किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से दिया गया है। तो याद रखेंगे, पंचायत जो है, पंचायत का संबंध है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से। ओके, एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है ना। अगले पॉइंट में जानेंगे, किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है। तो याद रखेंगे, ग्राम सभा को माना जाता है। ठीक है ना। याद रखेंगे, देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है ग्राम सभा को। याद रखेंगे। आगे जाएंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है, कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। तो याद रखेंगे, तहसील स्तरीय जो पंचायत है वो त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। कब पूछा गया है? ग्रुप डी में 2022 में। ठीक है ना। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है, कौन सा भारत में शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है। तो याद रखेंगे, नगर पंचायत जो होता है वो भारत में शहरी स्थानीय शासन का एक अंग होता है। ओके, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। याद रखेंगे, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था उसमें शहरी स्थानीय निकायों से संबंध रखता है। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ओके, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है, किस वर्ष 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, जिसने क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो याद रखेंगे, ये जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था ये हुआ था 1993 में। ठीक है ना। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो लागू हुआ था 1993 में, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था 1993 में। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है, 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई थी। कौन सी? 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1992 और 1993 दोनों का जो भी ऑप्शंस में रहे वही आप टिक लगा सकते हो। 11वीं अनुसूची संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम संविधान में। ठीक है ना। याद रखेंगे, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ओके, आगे बढ़ेंगे। राइट साइड में इधर कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या है? कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र अस्थाई इकाई है। तो याद रखेंगे, ग्राम सभा इकाई जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र अस्थाई इकाई है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है। ये देखिए 2022 में। अगले पॉइंट में कहता है, किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था। तो याद रखेंगे, 2004 में बनाया गया था पंचायती राज मंत्रालय। कब पूछा गया? ग्रुप डी में 2022 में 9 सितंबर को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है, किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है। तो याद रखेंगे, पार्षद का निर्वाचन जो होता है वो नगर निगम में होता है। ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। ठीक है। अगले पॉइंट में कहता है, किस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को विस्तृत करने
करना था। तो याद रखेंगे पैसा, जो PESA है, PESA अधिनियम 1996 में जो हुआ था, वही अधिनियम उसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को विस्तारित करना था। ठीक है ना, याद रखेंगे पैसा, PESA अधिनियम जो कब हुआ था, 1996 में। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल ग्राम सभा से संबंधित है। तो याद रखेंगे ग्राम सभा से संबंधित है आर्टिकल 243A। आर्टिकल 243A है जो ग्राम सभा से संबंधित है भारतीय संविधान में। ओके, अगले पॉइंट पे जानेंगे। अगला पॉइंट कहता है किस प्रकार की सरकार आम लोगों से सबसे करीब होती है। तो याद रखेंगे स्थानीय सरकार जो होती है वो आम लोगों के सबसे करीब होती है, स्थानीय सरकार, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है कौन राज्य सरकार और नगर निगम के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। तो याद रखेंगे नगर आयुक्त जो होता है वो राज्य सरकार और नगर निगम के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में अगस्त में। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है। तो याद रखेंगे पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है, रिजर्व होती है। NTPC में रिपीट किया जा चुका है 2 बार 21 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था। तो याद रखेंगे मद्रास नगर निगम जो था वो भारत का पहला नगर पालिका निगम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ग्रुप डी में पूछा गया था, याद रखेंगे 2018 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस है जो कि MCQs में दिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो क्या है क्वेश्चंस, एक एक करके देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। तो याद रखेंगे ग्राम निगम जो होता है वो बिल्कुल भी पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं होता है। क्या बोला मैंने, ग्राम निगम। कब पूछा गया है, 23 अगस्त 2022 ग्रुप डी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विकल्प में एल्डरमैन की सही परिभाषा दी गई है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि निगम में मनोनीत सदस्य होते हैं, वो परिभाषा एल्डरमैन की सही परिभाषा दी गई है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है। तो याद रखेंगे ब्लॉक समितियों के बजट की जांच और अनुमोदन करना ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं होता है। ठीक है ना, ब्लॉक समितियों के बजट की जांच, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार जो ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है। तो याद रखेंगे छावनी परिषद जो होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड जो छावनी परिषद होता है वो बिल्कुल भी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है केंद्र सरकार के। ठीक है ना, याद रखेंगे। 5 नंबर में कहता है निम्न में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है। तो याद रखेंगे जिला पंचायत जो होता है वो शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं होता है, ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है निम्न में से किनमें से कौन सी संस्था या फिर निकाय पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है। तो याद रखेंगे पंचायत समिति जो होता है वो बिल्कुल भी शामिल नहीं है त्रिस्तरीय व्यवस्था में। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार ज्यूरिडिक्शंस के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखेंगे कानून और व्यवस्था नहीं आता है। याद रखेंगे कानून और व्यवस्था जो स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ेंगे, क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे जो पॉइंट में कुछ क्वेश्चन से दिए गए हैं जो हमें याद रखने के लिए ज़रूरी होते हैं एग्जाम्स के लिए। जैसे कि क्या है, पंचायती राज प्रणाली जो भारतीय संविधान के तहत ग्रामीण स्थानीय शासन की एक व्यवस्था है और यह प्रणाली ग्राम, तालुका और जिला स्तर पर काम करती है। संविधान संशोधन कब हुआ था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था और भाग 9 में जो पंचायती राज का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 में किया गया है जिसमें आर्टिकल 243 और 243 ओ तक शामिल है। ओके,
और त्रिस्तरीय संरचना क्या क्या होती है, तो याद रखेंगे ग्राम पंचायत एक ग्राम स्तर पर होता है, और पंचायत समिति मध्य स्तर या फिर ब्लॉक स्तर पर होता है, और जिला परिषद जिला स्तर पर होता है। ओके, और ग्राम सभा क्या होता है, तो प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होती है जो ग्राम पंचायत का मूल इकाई है। सभी वयस्क नागरिक इसके सदस्य होते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे आरक्षण के मामले में। आरक्षण क्या कहता है, आरक्षण में जानेंगे कि अनुसूचित जाति जो एससी कैटेगरी के लोग होते हैं और अनुसूचित जाति जो जनजाति जो एसटी के लिए होते हैं, पंचायत सीटों में आरक्षण मिलता है, रिजर्व मिलता है उनको। ठीक है, और महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण होता है, जिससे कई राज्यों ने बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। याद रखेंगे महिलाओं के लिए 33% का रिजर्वेशन फिक्स्ड है। आगे पॉइंट नंबर 6 में कहता है पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, ग्रामीण विकास की योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सड़कों का निर्माण, जल आपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित कार्य होते हैं। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है राज्य वित्त आयोग जो होता है वो पंचायती राज्य संस्थानों को वित्तीय सहायता और संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर में। 8 नंबर पॉइंट में कहता है चुनाव के बारे में, जो पंचायती राज का चुनाव होता है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हर साल 5 साल में आयोजित किए जाते हैं, और राज्य चुनाव आयोग जो होता है वो पंचायती राज संस्थानों के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जाती है। राज्य पंचायत राज्य अधिनियम होता है, जो प्रत्येक राज्य ने अपने स्वयं के पंचायत राज्य अधिनियम बनाए हैं, जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार होते हैं। ग्राम पंचायतों की जो शक्तियाँ और कार्य किन प्रकार हैं, तो याद रखेंगे वित्तीय प्रबंधन होते हैं, सामाजिक न्याय का प्रचार होता है, योजनाओं का कार्यान्वयन होते हैं, और सरकारी योजनाओं की निगरानी करना होता है ग्राम पंचायत का कार्य। ठीक है ना। और 12 नंबर पे पॉइंट में कहता है वित्तीय प्रावधान क्या क्या होते हैं, तो पंचायती राज्य संस्थानों को विभिन्न स्रोतों से धनराशि प्राप्त होती है, जैसे कि कर, शुल्क, राज्य व केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि। ग्राम निधि क्या होती है, तो पंचायतों के पास अपनी वित्तीय निधि होती है, जिसे कानून और ग्राम निधि कहा जाता है। इसमें विभिन्न स्रोतों से आय होती है। ओके, मतलब इनकम होती है। महत्वपूर्ण योजनाएं इसकी क्या क्या है, याद रखेंगे मनरेगा जो होती है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होती है, स्वच्छ भारत अधिनियम, स्वच्छ भारत मिशन होती है, और प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण सभा में पंचायती राज व्यवस्था से दी जाती है। ओके, 15 नंबर पॉइंट में कहता है समाजवादी विचारधारा क्या क्या होती है, तो महात्मा गांधी के ग्राम साम्राज्य के विचार पर आधारित है, जिसमें ग्रामों को स्वासी इकाइयों के रूप में देखा गया है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे पंचायती राज से कुछ पॉइंट के बारे में, जो कि 1 लाइनर में है, आसान से जानेंगे क्या क्या है। जैसे कि नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार संक्रमणकालीन क्षेत्रों का नियंत्रण करता है, तो याद रखेंगे नगर पंचायत जो होता है ये संक्रमणकालीन क्षेत्रों का नियंत्रण करता है। अगले पॉइंट में कहता है नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, तो याद रखेंगे 21 साल की उम्र होनी चाहिए नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए। अगले पॉइंट में निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, जो संसद के चुनाव, राज्य विधायकी चुनाव एवं पंचायत के चुनाव में से किन चुनावों में सरोकर या फिर सर्वोपरि नहीं रखता है, तो याद रखेंगे पंचायत के चुनाव से नहीं होता है। ओके, पंचायत के चुनाव से याद रखेंगे। अगले पॉइंट में कहता है नगर पालिका के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं, तो याद रखेंगे नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को सम्मिलित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की है, किसमें, भाग 9 क में की है। ठीक है। आगे पॉइंट में कहता है नगर पालिका के सभी सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है ना, ये लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं 5 साल के लिए। अपने हर एक आदमी इसके लिए वोट देता है, हर एक लोग अपने मर्जी से चुनते हैं। अगले पॉइंट में कहता है हर ग्राम पंचायत कई में बटी हुई होती है, जो पंचायत समिति, जिला परिषद तथा ग्राम सभा में शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही होता है, तो याद रखेंगे सबसे पहले आता है ग्राम सभा, उसके बाद उसके ऊपर आता है पंचायत समिति, उसके बाद उसके ऊपर आता है जिला परिषद। ठीक है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में याद रखेंगे, छोटा से लेकर बड़ा तक जाते हैं। ओके, आगे अगले पॉइंट में कहता है ग्राम पंचायत किनसे मिलकर बनती है, तो याद रखेंगे ग्राम पंचायत जो बनती है वो वार्ड एक पंच होता है, उसके बाद सरपंच होता है, उसके बाद ग्राम सभा होता है। ठीक है ना, ये तीनों मिलकर एक ग्राम पंचायत मिलकर बनती है। ओके,
आगे जानेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका निभाने तथा उत्तरदायी होने के लिए एक ग्राम सभा प्रमुख कारक है। ओके, ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी कितने अन्य स्तरों पर होती है? तो याद रखेंगे 2 लोगों की भागीदारी माने 2 स्तरों पर होती है, 2 स्तरों पर अन्य होती है। आगे पॉइंट में कहता है पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या फिर चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। ये कौन करता है? तो याद रखेंगे ग्राम सभा करती है, ठीक है ना। अगले पॉइंट में कहता है एक ग्राम पंचायत कई छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है और यह क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो याद रखेंगे हर एक गांव में एक वार्ड होता है और वही कई क्षेत्रों में बटी होती है ग्राम सभाओं में, ठीक है ना। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय संसदीय प्रणाली में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए चुनी जाती है? तो याद रखेंगे 5 वर्षों के लिए भारतीय संसदीय प्रणाली में ग्राम पंचायत चुने जाते हैं, जो मुखिया ग्राम सभा का मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है। ओके, याद रखेंगे 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। अगले पॉइंट में कहता है पंचायत समितियों की सहायता से कौन सभी ग्राम पंचायतों में राशि के वितरण की व्यवस्था करता है? तो याद रखेंगे जिला परिषद करता है, ठीक है ना। अगले पॉइंट में पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे रूप में माना जाता है। किस रूप में माना जाता है? तो याद रखेंगे पंचायत समिति के रूप में माना जाता है। अगले पॉइंट में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो याद रखेंगे ये डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, ये राज्य राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था, ठीक है ना। पंचायती राज से आज इतने ही क्वेश्चंस थे। आज के चैप्टर को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।